भाई जन स्वराज का अभियान किस लिए था और किस लिए है? के लिए लोगों को जागरूक करना है, उसके अधिकारों को बताना है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वहाँ तो जात पात नहीं से अलग हो की बात हो रही थी ना। नहीं, तो फिर नहीं, ये नहीं, तो जात पात नहीं है। यात्रा हिंदू स्वाभिमान हिंदू कोई जात नहीं है। हिंदू एक विचार है। भाई आज हमारा जो भी मुस्लिम भाई है वो क्या लिखता है अपनी नागरिकता में? भारतीय है। पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है हर चीज को पॉलिटिकलाइज माइलेज लेने के लिए सब नहीं, क्या माइलेज लेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। तो पहले जिस तरह से खुले दिल से और खुले मन से एक दूसरे से विचार करें, आज हम वैचारिक मानसिक तौर पे अपने आप को जो है जकड़ा हुआ पा रहे हैं। परीक्षा में पास करने का जो हम लोग के टाइम में एक गैस पेपर आता था कि इतना क्वेश्चन देख लो और ये तुम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हो जाए या पास होने की गारंटी है। तो हर पार्टियां वो एक तरह का ये जातीय समीकरण जो है ना, ये एक तरह का गैस पेपर है। शायद कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी भी होगी, लेकिन निकलना पड़ेगा उससे। इस विचार के साथ प्रशांत जी आए हैं और जिस विचारधारा को लेकर आए और जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो बिहार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं कोविड के सेकेंड वेव में बहुत बुरी तरह से जकड़ गया था। मतलब लौटने का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। और जब मैं वहाँ से लौट के आया, इतने लोगों का स्नेह, और वो सब पूछते भी रहते थे, हाँ रे भैया कब आ रहे, भैया ठीक है ना, कैसे? ये ऋण है लोगों का मेरे ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मैं कटिहार ज़िले में मौजूद हूं और कटिहार ज़िले की अगर बात करें तो सीमांचल का ऐसा ज़िला है जहां पर अभी सभी की नज़रें हैं। खास करके जो सत्ता में जो पार्टी है, बिहार की सत्ता की बात कर लें तो उनकी नज़र सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से उनके पास सीटें नहीं निकल पा रही हैं। पोलराइजेशन का भी काम चल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो सीमांचल में डेवलपमेंट के नाम पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, ये आप तमाम लोग जानते हैं, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के लोग मौजूद हैं जो बताएंगे आपको, जिनसे हम बात करेंगे कि सीमांचल और कटिहार ज़िले में क्या चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ऐसे ही तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कटिहार के जाने माने वरिष्ठ समाजसेवी और काफ़ी विख्यात बिजनेसमैन श्री नरोत्तम जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। बिहार की राजनीति को आपने हम लोगों से ज़्यादा देखा है, और अभी के जो हालात हैं, अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कि बिहार में जो लोग कहते हैं जंगल राज था, आज की स्थिति में क्या चल रहा है? क्योंकि क्राइम तो आज भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रहा है, और लोग कहते हैं कि एक बार फिर वही सरकार आएगी। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक आपने पूछा राजनीति के विषय में, तो मैं स्पष्ट एक बात आपसे बता दूं कि राजनीति से मेरा कोई विशेष वास्ता रहा नहीं है। मैं प्रायः समाज में ही अपनी भागीदारी निभाता रहा हूं, और फिर भी राजनीति का जहाँ तक सवाल है, तो चूँकि राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल, राजनीति ही हमें पतन की ओर भी ले जाती है और राजनीति ही हमें उत्थान की ओर भी ले जाती है। हमारे ही देश में कई ऐसे राज्य हैं, और एक बिहार भी है जो सबसे निचली पावदान पे खड़ा है। तो ये सोचने का विषय तो ज़रूर है कि क्यों खड़ा है। आपने कहा कि आप समाज सेवी हैं, पॉलिटिकली आप उतना ये नहीं करते, लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि आप बिजनेस तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है एनटीपीसी से करीब आप नहीं भी तो करीब 40-50 वर्ष से जुड़े हुए हैं। नहीं, एफसीआई से जुड़ा हुआ। एफसीआई से जुड़े हुए। एफसीआई से हमारे पिताजी का
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम था। आज भी मेरा छोटा भाई देखता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, फूड कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर तो हाउसिंग। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि समाज में तो आप अपनी भागीदारी 100% देते हैं। मैं जहां देखता हूं आप नज़र आ ही जाते हैं, चाहे वो कैमरे पे हो, चाहे वो फील्ड पे हो। मेरा आपसे सवाल इसलिए था क्योंकि समाज में जो कुरीतियां हैं, या जो समाज में, अगर मैं बात करूं राजनीति के दृष्टिकोण से, ये जो जात पात की राजनीति है, क्या लगता है कि कब तक खत्म हो पाएगा? क्योंकि आप जिस समय, जब हम छोटे थे, आप उस समय बिजनेस में आ चुके होंगे, उस समय भी यही हालात थे, जात पात की राजनीति होती, आज भी वही हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि, और इसको कहीं कोई अदरवाइज ना लें, इस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जी। कि आज अपने देश की आज़ादी के बाद से ही आरक्षण वगैरह सारा चीज़ लागू है और होना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम लोग सैकड़ों साल तक जो है उस एक व्यवस्था के अंतर्गत रहे कि जो हमारे भाई, जो हमारी बिरादरी जो दबी कुचली थी, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो आवश्यक है। जब तक एक एक आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाए, मेरा विचार है, तब तक ये आवश्यक है। लेकिन देखिए, मैं जो महसूस करता हूँ, आज कहीं भी हम लोग बैठते हैं, कोई अनजान लोग मिल गए या कोई को पैसेंजर मिल गए, कहीं हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो पहले जिस तरह से खुले दिल से और खुले मन से एक दूसरे से विचार करें, आज हम वैचारिक मानसिक तौर पे अपने आप को जो है जकड़ा हुआ पा रहे हैं। पहले हम जज करते हैं या सामने वाला जज करता है कि हम किसको बिलोंग करते हैं। ये स्थिति क्यों बनी? मेरा सवाल वही था कि ये देखिए, स्थिति क्यों बनी? क्योंकि पहले भी वही हालात थे, आज भी वही हालात है। स्थिति तो इसलिए करके, पहले इतनी ज़्यादा ये नहीं था, इस बात पे इतना ज़्यादा लोग कोई नहीं कर, खुल के बात करते थे सब कोई, और आज भी करते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, जात पात से जब तक, मुझे एक चीज़ बताइए ना, कि ऊपर वाले क्या, तो एक कानून है, एक है सिमिलर कानून है, ये हम लोगों ने यहाँ बनाया है। बिल्कुल। और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो आपको स्पष्ट कहता हूँ कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो वो पूजनीय नहीं, उसको कर्म से पूजनीय होना पड़ेगा। ठीक है। तो जिसका जो कर्म है, जिसमें जो योग्यता है, योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है। योग्यता के आधार पर, और हम एक जब तक समरसता नहीं लाएंगे आपस में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी तरह हम जो है ये जात में, पात में, और बहुत तकलीफ़ भी होती है कि जब हमारे यहाँ, और शायद कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी भी होगी, लेकिन निकलना पड़ेगा उससे। वो पहले देखते हैं कि भाई वहाँ पे अगर मान लीजिए इलेक्शन होता है, टिकट का बंटवारा होता है, तो उसका आधार ये होता है कि भाई उसके वोट, किस जात के कितने वोटर्स हैं। तो आप तो भाई एक श्योर एंड शॉर्ट चाह रहे हैं। ये एक तरह का जो है परीक्षा में पास करने का, जो हम लोग के टाइम में एक गैस पेपर आता था, ठीक है, कि इतना क्वेश्चन देख लो और ये तुम फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न हो जाए या पास होने की गारंटी है। तो हर पार्टियां वो एक तरह का ये जाति समीकरण जो है ना, ये एक तरह का गैस पेपर है। तो इससे निकलना पड़ेगा। तो ये रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी तो ऐसा करेंगी, लेकिन जो समाज के लोग हैं वो जात पात की राजनीति पे ही क्यों वोट आके अटक जाती है, वो उसी पे वोट करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि बदलाव आ रहा है, जागृति आ रही है। बदलाव की बात से मुझे एक नाम याद आ गया। बिहार में एक नाम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इन दिनों। 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी बनाई, प्रशांत किशोर नाम, जनसुराज पार्टी। बदलाव की जब बात करते हैं तो मैंने देखा कि वो काफ़ी सारे जगहों पे बिहार में उन्होंने भ्रमण किया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ भी कहना समझिए कि वो अपने आप में एक रणनीतिकार के रूप में, राजनीतिक में उनकी अपनी एक पहचान बनाई है। उन्होंने खुद की पहचान बनाई है। उनका ऐसा कुछ नहीं कि कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा हो या और कुछ रहा हो। और ये सही में स्वागत योग्य है कि वो अपना पूरा स्टेक लेकर बिहार आ गए हैं और एक संकल्प लिया उन्होंने कि बिहार को बदलने का। और
2 वर्षों से यात्रा भी कर रही है, कम से कम 5,000 से ऊपर गाँव में भी गए हैं और उनके साथ एक अच्छी खासी टीम भी है और लोग भी जुड़े हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपका जोड़ने का क्या ख्याल है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं उनके अभियान से जुड़ा हुआ था। जी। उनका जो जन स्वराज अभियान था उसमें मैं जुड़ा हुआ था और कटिहार में मैं मुख्य संरक्षक भी था। और आज भी ऐसा नहीं है मेरा, क्योंकि राजनीति देखिए चीज़ ऐसी है ना कि हम लोग को थोड़ा उससे हम लोग अपने को बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अफेक्शन आ जाता है। नहीं, उससे क्या कि एक लकीर खींच जाती है, आदमी बंध जाता है कहीं पर, किसी एक पार्टी का टैग लग जाता है। हाँ, तो क्या है कि आज प्रशांत जी को उनका प्रयास, और सही में आज बिहार को ज़रूरत है, जिस विचार के साथ प्रशांत जी आए हैं और जिस विचारधारा को लेकर आए और जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो बिहार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि भाई आज, क्योंकि हम बरसों बरस से जाति व्यवस्था के मतलब इसमें जकड़े हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसको तो धीरे धीरे वो गांठ खुलेगी। जैसे आपने जाति व्यवस्था की बात की, आपने और भी चीज़ों मुद्दों को उठाया, मुझे एक बात समझनी है आपसे कि जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा या अफसर का बेटा अफसर नहीं कोई भी बन सकता है, जो निचले तबके का जो पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है वो भी आगे आ सकता है, तो अगर इस तरह की राजनीति होती है, क्या समाज उसे, बिहार उसे एक्सेप्ट करेगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब प्रशांत किशोर रैली निकालते हैं, जन स्वराज का अभियान चलता है, वो वोट में कन्वर्जन नहीं दिखता है। वहीं दूसरी तरफ हुजूम के हुजूम आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी जब रैली होती है वहां भी हुजूम के हुजूम पब्लिक पहुंचती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। कारण क्या है? लोग क्या चाह रहे हैं? आप एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसको कैसे देखते हैं? मतलब अगर मैं आपसे अपने दर्शकों से ये पूछूं, मतलब आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है दर्शकों का भी सवाल होगा, ये कि किस पे वोट करें, क्या मुद्दे होने चाहिए, किस पार्टी को चुने, किस चेहरे को चुने, देखिए और क्यों? मुद्दे का जहाँ तक सवाल है, तो मुद्दा तो क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है। मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, और आवास, ये 3 चीज़ें ना। तो लेकिन शिक्षा में भ्रष्टाचार होता है, आवास में भ्रष्टाचार होता है, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार होता है, फिर पब्लिक किस पर वोट करे? देखिए सवाल है ना कि सिर्फ हम राजनीतिक पार्टियों को दोष देते हैं, उससे नहीं होता है। पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, पब्लिक को भी, जनता को भी, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हम क्या है, हम देख रहे हैं आज किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अरे हमारे साथ नहीं ना हो रहा है, ये नहीं जान रहा है कि वो आग हमारे घर में भी आएगी, हम चुप रह गए। हाँ, ये बहुत दुखद स्थिति है। आना चाहिए लोगों को। आज अगर कोई भी आते हैं, मेरा अनुभव है कि अगर कोई सामाजिक कार्य में या कोई सामाजिक सरोकार से लेकर के किसी मुद्दे को हम लोग अगर आगे जोर शोर से उठाते हैं, तो यहाँ पे लोग सिर्फ एक क्या करें, संकीर्ण राजनीतिक विचार, क्या भैया इलेक्शन लड़िएगा का, मतलब आपने इंटरव्यू दिया, बात की, तो वो राजनीतिक लड़ने वाली बात हो गई। ये सब चीज़ें हैं, इंटरव्यू की बात नहीं है। कहीं भी मान लीजिए कोई किसी के साथ गलत हुआ है, आप गए उस पर बात करने हाँ, के लिए, हाँ, तो उसका आकलन ये किया गया कि आप राजनीति से जोड़ना है। सही बात है, सही बात है। आज हम ही लोग सीमांचल, बुरा क्या है अगर मान लेते हैं आप जैसे लोग राजनीति में आए और लोगों का उत्थान करें? मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से एक बार बताएं, जो कटिहार के दर्शक हैं, कि नरोत्तम सर अगर राजनीति में आते हैं तो आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कमेंट जो आएंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म कटिहार की पुण्य भूमि में हुआ है। और मैं कोविड के सेकेंड वेव में बहुत बुरी तरह से जकड़ गया था। मेरा मतलब लौटने का कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। मैं 1.25 साल तक जो है दिल्ली में एडमिट था, जिसमें कंटिन्यू 67-68 डेज में आईसीयू में था। तो क्या है कि, और जब मैं वहाँ से लौट के आया, इतने
लोगों का स्नेह, और वो सब पूछते भी रहते थे, हाँ रे भैया कब आ रहे, भैया ठीक है ना, कैसे। ये ऋण है लोगों का मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर इतना जो इन्होंने, इनका स्नेह, इतना प्यार। और मैं जब लौट के आया तो मैं 1 महीने तक नॉर्मल नहीं हो पाया। मैं एक ही सवाल अपने आप से करता था कि अरे भाई मैं किसका क्या लगता हूँ, जो लोग इतना मेरे लिए दुआ किए, इतना मेरे लिए। कोई हमारा लेबर बेल्ट का काम है, हमारे मजदूर लोग हैं, सब भाई लोग हैं, और सब हम लोग, आप आइए हम दिखाते हैं कि भाईचारा क्या होता है। हमारे रेक पॉइंट पे हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई सब कंधा से कंधा मिला के हम लोग काम करते हैं, आज से नहीं बरसों बरस से करते हैं। तो ये खाई तो जो है कि चंद लोग अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए, ये बीच के जनता को कोई लेना देना नहीं है हिंदू और मुस्लिम से, कोई मतलब लेना देना है क्या। और अगर लेना देना है, अगर कट्टरता की बात चाहे किसी भी पक्ष में हो, हिंदू में हो या मुस्लिम पक्ष में हो, हम कहते हैं एक दूसरे से आप बोलचाल बंद कर दीजिए ना, तब तो मैं जानूँ कि आप कट्टर हैं। ये छद्म कट्टरवाद किस बात का। और सबसे बड़ी गंभीर बात क्या है, हम अपने यहाँ के लोगों से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है जितना बाहर के लोग। और उसमें सबसे गंभीर विषय क्या है कि आज जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको शेल्टर मिल रहा है तभी तो आ रहे हैं ना। ये अगर कोई कहता है कि नहीं सब मुस्लिम भाई गलत है, सब गलत है ये कहना। लेकिन हाँ, सजग रहना है, हमारे उन भाइयों को भी नज़र खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है कि हमारे यहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कोई पैरासूट से तो नहीं उतर रहा ना भाई। आज पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कहीं से भी जो लोग आ रहे हैं, श्रीलंका है, जो हमारे यहाँ आतंक का माहौल होता है। कट्टरता की बात से मुझे याद आया कि मैंने भाजपा के एक नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली थी, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल। तो जो मैसेज जो जाता है, जैसे आपने कहा कि आप जनसुराज के अभियान से जुड़े थे, फिर आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भी जाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए आप, मुझे आपका सवाल ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। जनसुराज का अभियान किस लिए था और किस लिए है? के लिए लोगों को जागरूक करना है, उसके अधिकारों को बताना है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वहां तो जात पात नहीं से अलग हो की बात हो रही थी ना। नहीं, तो फिर नहीं, ये तो जात पात नहीं है। हिंदू स्वाभिमान, हिंदू कोई जात नहीं है, हिंदू एक विचार है, हिंदू हमारी आत्मा है, इस देश की आत्मा है हिंदू। हमारी आपकी क्या पहचान है या किसी के भी। हाँ भाई, आज हमारा जो भी मुस्लिम भाई है वो क्या लिखता है अपनी नागरिकता में? भारतीय है, हिंदुस्तानी, बिल्कुल इंडियन, ठीक ना। धर्म है उसका मुस्लिम। तो ये सब बातें जो है ना, ये बड़ी संकीर्ण तरह से देखा जाए तो उससे पॉलिटिकलाइज कर दिया जाता है हर चीज को पॉलिटिकलाइज, माइलेज लेने के लिए सब नहीं, क्या माइलेज लेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण। अरे भाई, हम जनसुराज के विचारों से हम सहमत है, क्यों? हमारे विचारों पे कोई अंकुश लगा सकता है क्या? हमारा जो विचार है, हाँ, और ये सच्चाई और आज की मांग है, ये सीमांचल क्षेत्र की मांग है। और मुझे अपेक्षा है कि हमारे जितने भी हम सभी भाई, हिंदू मुस्लिम, सब मिलके अपने सीमांचल की सुरक्षा करनी है। उसको आज गिरिराज जी ने साफ तौर पे कहा कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों से गुरेज नहीं है। हमारे साथ कई मुस्लिम भाई भी गए थे, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो आतंकवाद जो आ रहा है, तो वो उसको रोकना, और वो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा जो एरिया है, ये कहीं आपको बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगा हुआ है, कहीं पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये जो बॉर्डर है, कहीं नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये एक ट्रांजिट जो है ना, ट्रांजिट के पॉइंट कहिए या ट्रांजिट स्पॉट के तौर पर यूज हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल लूँगा, चूँकि सीमांचल की धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि व्यवसाय आप बहुत दिन से कर रहे हैं, यहाँ पे जूट मिल बंद हो गए, यहाँ पर और भी चीज़ें बंद हो गई, जो अब देख रहे हैं लोग धीरे धीरे मखाना की खेती पर लोग शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो रोज़गार का जो मुद्दा है सीमांचल में, इसको आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से हल हो सकता है?
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी की बात होती है, प्राइवेट डेवलपमेंट की बात नहीं होती। चूंकि आप प्राइवेट इंडस्ट्री से आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और रोजगार भी कई सारे लोगों को दिया है आपने, तो इस दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है ना, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये आज की स्थिति। कटिहार जहाँ खड़ा है, हम लोग जब पढ़ते थे तो बिहार के मतलब औद्योगिक मानचित्र पे कटिहार आता था बिल्कुल। और हमसे सवाल किया जाता था कि बताइए वहाँ कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। क्या नहीं था यहाँ? 2-2 फ्लोर मिल, 2-2 जूट मिल, हाँ, माचिस फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री, बाल्टी फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री। तो ये सब लुप्त क्यों हो गए? सब राजनीतिक उदासीनता, और क्या। और देखिए, कहीं भी कोई भी क्षेत्र डेवलप करेगा जब तक कि राजनीतिक जागरूकता नहीं होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक वो आज हमारे यहाँ से रैक का रैक हम खुद ही लोड करवाते हैं। मक्का जाता है, पंजाब को जाता है, यूपी को जाता है, सब जगह। तो मक्का पैदा हो रहा है हमारे यहाँ, उसका प्रोडक्शन हो रहा है अदर स्टेट में, उसका लाभ उठा रहे हैं अलग लोग, हाँ। और हमारे यहाँ के मजदूर बाहर जा के काम कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए सिर्फ राजनीतिक उदासीनता और ये जो है आपस का कहिए कि, और मैं एक ही चीज, ये जात पात दुनिया जहान, इनसे जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे ना, तब तक हम कितना ही बोल लें, आप कितना ही इंटरव्यू कर लें, और जैसे चल रहा है वो चलना नहीं चाहिए, लेकिन उपाय भी क्या है ना, हाँ। और जब तक कि कोई मतलब एक विकल्प सामने नहीं आता है, तब तक जो है ये बड़ी। आज कटिहार में क्या है, आज एक रेलवे रह गया है, तो वो भी कोई विशेष नहीं है। जितनी भी गाड़ियां पहले यहाँ से ओरिजिनेट होती थी, अब धीरे धीरे ये एक रोड साइड स्टेशन बन के रह गया, जबकि यहाँ डिवीज़न ऑफिस है। और एनएफ रेलवे का सबसे ज़्यादा आय का स्रोत रेवेन्यू वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बहुत सारे बेबाक सवालों का आपने जवाब दिया बेबाकी से, क्योंकि हमने नहीं, कई सारे मुद्दे आपके माध्यम से मैं अपनी तरफ से भी एक जी अपने विचार रखना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक से आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। मैं अपने सभी बिहार वासियों से, कटिहार वासियों से, ये मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं जो देख रहा हूँ अभी, जहाँ कहीं आप लोग भी देखते होंगे, चौक चौराहे पे हमारे नौनिहाल 18 साल के, 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे ये जिस तरह बुरी तरह से नशे का शिकार हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और वो नशा ऐसा है, उस नशे के गिरफ्त में इस तरह से, और उसके आने के बाद उसको नशा इस तरह से जकड़ लेता है, उसको भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता, वो कहीं कुछ भी कर बैठता है, उसको एनी हाउ वो नशा चाहिए। तो आज सरकार को इस चीज़ पे चाहिए कि भाई ये नशे का जो कारोबार है। सर मैं आपको इसमें बीच में थोड़ा टोकूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने एक सवाल, चूंकि आपने जो बात की, तो एक सवाल मैं आपसे नहीं, ये मेरे अंदर की मैं आपसे पूछने वाला था, मेरे इससे निकल गई बात। शराबबंदी को लेकर सरकार की जो नीति है, वो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या वो फ्लॉप है, सही है? क्या सवाल यहाँ ये कोई पिक्चर नहीं है कि फ्लॉप है कि हिट है। सॉरी सर, मैंने जो बात रखी तो बहुत यहाँ पीड़ा हुई, बहुत टीस होती है जब मैं गुजरता हूँ और देखता हूँ। और देखिए, आज मैं ये बात फ़ख्र के साथ आपसे शेयर, आपके चैनल पे शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 30-35 वर्षों से मैं एक पॉइंट पे मेरा लेबर ओरिएंटेड वर्क है, और मुझे इस बात का संतोष है, और इस बात का मैं अपने मजदूर साथियों का भी आभारी हूँ कि जब मैं उस फील्ड में आया आज से 40 साल पहले, तो मैं देखता था मजदूर दिन भर काम करता है और इतनी मेहनत मजदूरी करता है, और फिर वही शराब का नशा और ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं, इन लोगों को, ये तो मान लो मजदूरी कर रहा है, इसका बच्चे को अच्छी तरह से एक परिवार बने, एक अच्छा। तो हमने उस समय से, आप इंक्वायरी कर लीजिएगा हमारे रेक पॉइंट पर, आज कटिहार रेक पॉइंट पर सिर्फ 300-350 मजदूर काम करते हैं, और गोदामों में भी काम करते हैं। मैंने सबको समझाया,
उसको बताया कि बेटा इसका क्या नुकसान है। तुम जो पैसा आज मान लो तुम 25 रुपये की शराब पीते हो, तुम 25 रुपये में से तुम 2 पैकेट बिस्किट लेके घर जाओ, तुम्हारे बच्चे कितने खुश होंगे। उसको तुम सजो के रखो। और आज बड़ी खुशी होती है, आज भी जब हमारे मजदूर आते हैं, आज कभी मौका लगेगा तो मैं ले चलूँगा अपनी उस दुनिया में भी आपको, जरूर कि वहाँ पे वो कोई भैंस खरीद रहा है, कोई गाय खरीद रहा है, और वो कभी मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, मिठाई लेके आते हैं, चाचा आज तो एक तो भैंस खरीदे हैं, गाय, वो खुशी और वो बच्चे। और आज सर उसके बाद की जो जनरेशन है, अब वो मान लीजिए शरीर से वृद्ध हो गए तो उनके बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेक पॉइंट पर सर कम से कम 100 से ऊपर मोटरसाइकिलों से हमारे मजदूर के बच्चे आते हैं, हमारे भाई आते हैं, हमारे बेटे आते हैं। तो वो सिर्फ एक कानून बनाने से नहीं होगा, FIR करने से नहीं होगा। आज एक चीज़ देख के देखिए ना, कि आज जो सलाखों के पीछे बंद हैं, कितने लोग बंद हैं बताइए ना, वो सब ये निचले तबके के लोग बंद हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक काम करने आती थी महिला, हाँ, उसके पति को पकड़ के ले गया, वो आए बोले भैया वकील साहब के दिल पड़ते 8,000 टका मांगे छे। हाँ, क्या छूट गया उसका नशा? उसका परिवार को भोगना पड़ता है ना। बिल्कुल, आप उसके लिए माहौल बनाइए ना, माहौल बनाइए। हाँ, उसके लिए आप कुछ मतलब क्रिएटिव कीजिए, मंचन कीजिए, उसको समझाइए, उसको एजुकेट कीजिए। जब तक एजुकेट, डंडा मार के ये सब नहीं होता है सर, डंडा मार के नहीं होता है। और उसमें भी एक सरकार को एक ऐसा करे कि नहीं, उसके लिए एक बाध्यता हो कि नहीं भैया ये इस तरह का। आज क्या शराब नहीं आ रही है क्या अपने यहाँ? ये बताइए ना, ये बहुत बड़ा विषय है। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि शराबबंदी को लेकर बड़ी बातें होती हैं। अभी आपने सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बहुत सारी घटनाएं हो गई, मौतें हो गई। हाँ, मोतिहारी में घटना हो गई। तो ये रुक नहीं रहा शराबबंदी को लेकर, और उसके दूसरे परिणाम ये भुगतने पड़ रहे हैं कि स्मैक का चलन बढ़ गया है। उसका बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट हो रहा है। कई तरह के नशे आ गए हैं मार्केट में, कई तरह के, जो कि हम बिहार को आज से, और ये खासकर ये 5 वर्षों में तो भयंकर हुआ है धीरे धीरे। क्योंकि वो लोग तो गैप खोजते हैं ना, कहीं होल मिला तो हम अपना वहाँ लॉन्च कर दें वहाँ पे। ठीक है, आज समझने वाली बात है कि अब इन दिनों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले कुछ लोग हमें से शेयर करते थे, वो यार ये दारू वारू तुम लोग कहाँ से, कौन किसको आ जाता, क्या बोला भैया सब बंगाल से आया था। कैसे आता रे भाई? तो बच्चे लोग को लगाया हुआ है, एक बोतल लेके आया, हाँ, उसका 400 रुपया 500 रुपया दाम है, वो 1000 रुपये में बिक गया। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, और पकड़ाई भी जाती हैं, पुलिस प्रशासन भी उसमें दुरुस्त है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है ना। आज हम पुलिस उसके लिए शराब पकड़ने के लिए तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे ना, सब कोई अपना भला बुरा नहीं समझेंगे। और आज ड्रोन से हम शराब को खोज रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, कच्ची शराब बन रही है, सारा कुछ बन रहा है। तो भाई सिर्फ हम प्रशासन को दोष दें, लेकिन ये सब राजनीतिक इच्छा शक्ति है। और इसके लिए एक मैं समझता हूँ कि एक कार्यशाला चलनी चाहिए, रेगुलर वे में एक कार्यशाला चलनी चाहिए, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग को भी आना चाहिए, उन लोगों, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी आगे आना चाहिए, हमारे चिकित्सा विभाग को भी लोगों को आना चाहिए। तब जाके वो एक लोगों में जागरूकता आएगी, और तब मैं समझता हूँ कि उसका आज चौतरफा नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज़, कुछ बातें बहुत शानदार बातें हैं, पर आपके पास समय का अभाव होगा, मैं समझ सकता हूँ। कुछ बातें तो जैसे प्रशांत जी ने कहा, जिस पे कोई आज तक सोचा नहीं, कि आज़ादी के बाद से मात्र 1500-1600 परिवार जो है, वही जो है ये 10-12 करोड़ लोगों पे जो है शासन कर रहे हैं, कभी कोई। और मैं अपेक्षा करूंगा प्रशांत जी से भी कि कम से कम आप भी, जो आप चले थे जिस यात्रा को लेके और चल भी रहे हैं, तो मेरिट के आधार पर, न जात न पात न कोई दल या कोई उसका बैकग्राउंड, ये सब नहीं देख करके,
और आप जो है इसको, और सच में आपने कहा भी है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 साल नहीं 10 साल लगे, ये मेरा प्रण है, हम सुधार के रहेंगे। तो ये कहने का बात है कि आज हमें अपेक्षा भी है हमारे लिए, ये बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आशा की किरण। और जहाँ तक सवाल कुछ लोग उठाते हैं कि हार जीत वगैरह, तो देखिए राजनीति है, हारना जीतना वो कोई मापदंड नहीं है किसी की सफलता असफलता का, वो कोई मापदंड नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, इतने जो ये बात तो इसमें इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि सबों का एड़ी चोटी का पसीना तो एक करवा दिया उसने, करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। 10% वोट प्रतिशत ले आए, बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल। चीज़ है। और कहाँ मैं उनको जो सिंबल मिला उसके बाद से 15-20 दिन समय मिला उनको प्रचार करने का, प्रसार करने का और सबका, और इतना ही मैं अपेक्षा है बिहार को, और मुझे भी अपेक्षा है, हम कटिहार वासियों को सबको अपेक्षा है कि प्रशांत जी एक लीग से हट के एक ऐसा मापदंड, एक ऐसा स्थापित करें कि वो अपने आप में एक माइलस्टोन हो जाए वो। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना इस पूरे पॉडकास्ट को, देखिए इसमें मूलभूत बातें जो सर ने कही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही, चाहे वो बिहार हो, चाहे अगर मैं कटिहार की बात करूं या सीमांचल की बात करूं, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही चीज़ें धरातल पर नहीं हो पा रही हैं सही तरीके से। चाहे कोई भी कानून लाए, शराबबंदी हो, इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है, तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही बात कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे गंभीर मुद्दा इन्होंने उठाया, शराबबंदी के बाद जो युवा पीढ़ी जो स्मैक और जैसे दूसरे ड्रग्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये बड़ा ही चिंता का विषय है, जिसके लिए सरकार को ही नहीं बल्कि जैसे सर ने कहा, ये इस बात से मैं भी सहमत हूं कि शिक्षा विभाग को प्रशासनिक तौर पर और सरकार को आगे आकर कुछ इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि जो युवा पीढ़ी जो भटक गई है शराबबंदी की वजह से, जो दूसरे ड्रग्स को अपना रही है, उसके ऊपर उनका ध्यान ना जाए और वो सही डायरेक्शन में जाए, ताकि जो बिहार का युवा है वो किसी भी चीज़ के लिए दर बदर भटके ना। तो आपने इस पूरे विश्लेषण को देखा, आपने पूरे इस पॉडकास्ट को देखा, आप अपनी क्या राय रखते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद? अपने सुझाव अपने कमेंट के जरिए हमें ज़रूर साझा करें, और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज़ बिहार के साथ। और हमारी खबरों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।